हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम प्लेटलेट फिजियोलॉजी। ठीक है, बीच में मैंने डब्ल्यूबीसी छोड़ दी है क्योंकि वो इम्यूनिटी में अलग से पढ़ाऊंगा पूरा बढ़िया तरीके से, तो उसमें मैं डब्ल्यूबीसी पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का मेन रोल कहीं ना कहीं आपका आप जानते हो इम्यूनिटी में आता है। ठीक है, तो वहाँ मैं डब्ल्यूबीसी कवर करूँगा, देन इम्यूनिटी पूरी आपकी ख़त्म करूँगा। लेकिन अभी मैंने आरबीसी ख़त्म करी, पूरा एनीमिया पढ़ाया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पढ़ाया, आरबीसी का इंडाइसिस वगैरह स्टार्टिंग में पढ़ाया था। ठीक है, उससे पहले प्लाज्मा के बारे में कुछ, प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में कुछ बताया था। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं प्लेटलेट क्लॉट कैसे बनता है और फिर पूरा देखते हैं मतलब क्लॉट इफेक्टर्स वगैरह क्या होते हैं, उसके डिसऑर्डर्स वगैरह, हीमोफीलिया वगैरह क्या क्या है सब कुछ। तो हमारे आने वाले कुछ 3 से 4 लेक्चर उसके ऊपर होने वाले हैं। ठीक है, पढ़ें आराम से, समझ में आ रहा है? चलो यार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स फिजियोलॉजी मतलब आज की क्लास में ना हम बस जानेंगे कि प्लेटलेट होती भी क्या है, मतलब एक सेल है क्या है, न्यूक्लियस होता है नहीं होता है, क्या क्या होता है उसके अंदर, दिखने में कैसा होता है, शेप क्या होता है, साइज़ क्या होता है ना, कम हो रेंज कितनी होती है बॉडी में, कितना कितने नंबर में होता है, हम उस सब की बात करेंगे। ठीक है, आंखों में नींद सी लग रही होगी बिकॉज मैं सोया नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, मतलब हो गया, पेपर थे पढ़ना था, लेकिन ठीक है नींद आ रही। चलो इस लेक्चर को ख़त्म करें फिर नींद अच्छी आएगी, वरना दिमाग में रहता है यार कि 4 दिन 3 दिन हो गए लेक्चर नहीं बनाया, चलो बना देते हैं। तो अभी सोने जाऊँगा तो उससे पहले एक लेक्चर बन जाएगा, अपलोड कर दूँगा तो अच्छी नींद आ जाएगी। ठीक, अच्छी नींद आएगी। चलो अब मैंने क्या बोला, स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट फिजियोलॉजी। तो नॉर्मल देखो क्या होता है, आपका ब्लड है, ब्लड में हमें पता है प्लाज्मा होता है 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि सेल्स कितने होते हैं 45%, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सब कुछ। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे और प्लेटलेट्स होंगे। हमें पता है डब्ल्यूबीसी तो बहुत मिलियंस में होते हैं, अच्छे से बात करी थी हम लोगों ने इसके बारे में। डब्ल्यूबीसी तो कुछ थाउजेंड्स में होते हैं और प्लेटलेट्स की नॉर्मल कुछ लाख में होती है। कितनी लाख में? चलो देखो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में अगर है पर माइक्रोलीटर, है ना, पर माइक्रोलीटर अगर इतना है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस रेंज में है तो नॉर्मल प्लेट काउंट है। मतलब मैंने पर माइक्रोलीटर में 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में रेंज होती है। ठीक है, अगर 1.5 लाख से कम हो गया थ्रम्बोसाइटोपिनिया, 4 लाख से ज़्यादा होगा थ्रम्बोसाइटोसिस। थ्रम्बोसाइटोपिनिया मतलब कम हो जाना। कम कब बोलोगे? जब नॉर्मल रेंज से कम हो जाएगा। और ज़्यादा कब बोलोगे? जब नॉर्मल ज़्यादा हो जाएगा। तो बड़ी बात नहीं है समझने में, थ्रम्बोसाइटोपिनिया, थ्रम्बोसाइटोसिस। रीज़न क्या होते हैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर देख लेंगे। ठीक है, चलो अब मैंने क्या बोला, अगर आप देखो यहाँ पे एक अपने पूरा सेंट्रीफ्यूगेट किया पूरा ब्लड, तो यहाँ पे आरबीसी नीचे बैठ गई, प्लाज्मा यहाँ, बीच में बफी कोट कुछ वाइट सा दिखता है, तो वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बहुत कम होती हैं यार। अगर आप एक तरफ आरबीसी देखोगे ना, मिलियंस में खेल रहे हैं, मिलियंस में। जहाँ पे 1.5 लाख है वहाँ पे वो कहीं 4.5 मिलियंस के आसपास पर माइक्रोलीटर में। ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस, कमेंडेबल डिफरेंस है ना, मतलब ठीक है। तो फिर छोटा बहुत यहाँ पे क्या है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कम मात्रा में होती हैं। ठीक है, आपको जो सीरम है, सीरम किसे बोलते हैं? बहुत बार आप बोलोगे सीरम टेस्ट हुआ, सीरम में हमने ये देखा, ब्लड नहीं बोलते, सीरम ही बोलते हैं सीधे सीधे। तो सीरम क्या होता है, पढ़ रखा है हम लोगों ने छोटी क्लासेस में, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। फिब्रिनोजन वगैरह होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं कुछ, है ना, उनको हटा दो प्लाज्मा में से तो आपका बनता है सीरम। कैसे हटाएंगे? आपने एक ब्लड लिया, उसके अंदर एंटी कोगुलेंट मत मिलाओ। क्या ना मिलाओ? एंटी कोगुलेंट। ब्लड लो, सिंपल ट्यूब में रख दो, तो नीचे हिस्से में क्लॉट बन जाएगा, जो ऊपर बचेगा प्लाज्मा, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर इस्तेमाल हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो क्या हुआ, सीरम क्या है आप सिंपल याद रखो, प्लाज्मा में से आपने क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया, इट नोन एज सीरम। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। कुछ डताना स्टार्ट ही किया, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आराम से सुनते रहो, किताब पढ़ लेना जाके, फिर किताब पढ़ लेना यार। मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, डर गया था। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, प्लेटलेट्स के बारे में समझते हैं। तो उसे बोलते हैं थ्रम्बोसाइट्स, है ना, थ्रम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रम्बो माने जो थ्रोम्बस बनाए, है ना, थ्रोम्बस बनाते हैं ये, और सेल्स तो थ्रोम्बस फॉर्म, मतलब क्लॉट बनाएंगे, कहीं ना कहीं क्लॉट बनाएंगे ये। ठीक है, चलो प्लेटलेट्स बनते कैसे? अगर मैं बोलूँ आपने आरबीसी बनना सीखा था, तो वहाँ मैंने बताया था प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स बताए थे मैंने, PHC बताया होगा। ठीक है, स्टेम सेल्स बताए होंगे। वो क्या बनाएंगे? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, और वो आगे चल के बना देंगे प्लेटलेट्स, वो आगे चल के बनाएंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, कैसे होगा? अगर आप हल्का सा मैं कैसे बताऊं, है ना, मतलब बहुत पीछे चला जाएगा वो मैं हटाऊंगा तो रिकॉर्डिंग हट जाएगी। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, प्लेटलेट आर सिंथेसाइज फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। तो आपका क्या हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये है आपका प्लूरोपोटेंट हीमो स्टेम सेल्स,
है ना, इससे बना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या, मेगा कैरियोसाइट्स, फिर इससे बन जाता है आपका मेगा कैरियोसाइट, और फिर ये जब ये क्या है, ये सारा हो रहा है बोन के अंदर, बोन मैरो के अंदर, और जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो बनते हैं प्लेटलेट्स, बनते हैं प्लेटलेट्स। कैसे बनते हैं अभी देखते हैं, बनते हैं प्लेटलेट्स। समझ में आ रहा है, बोन मैरो के अंदर सिर्फ कहाँ तक बनने के बाद, मेगा कैरियोसाइट तक। लेकिन जब बोन मैरो से आपका, बोन मैरो से ये मेगा कैरियोसाइट है, ये जब निकलने की कोशिश कर रहा है कैपिलरी से, कैसे निकलेगा, सूडोपोडिया बना के, तो मेगा कैरियो जो कि बड़ा होता है उसके हो जाएंगे टुकड़े, और वो टुकड़े इज नोन एज, वो पीसीज इज नोन एज प्लेटलेट्स। एक बार देखते क्या लिखा है मैंने, प्लेटलेट सिंथेसाइज फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट इन बोन मैरो, कैसे, वाइल लीविंग एंड ट्राइंग टू स्क्वीज, मतलब बाहर निकल रहे हैं, क्या बोन मैरो में है, बोन मैरो में है क्या, मेगा कैरियोसाइट, जब वो कैपिलरी से निकल के ब्लड में आ रहा होगा तब उस टाइम पे क्या होंगे आपके, ब्रेक डाउन इनटू पीसीज, वो मेगा कैरियोसाइट ब्रेक डाउन इनटू पीसीज, एंड ईच पीसीज इज नोन एज प्लेटलेट। तो एक मेगा कैरियोसाइट से कुछ थाउजेंड से पीसेस होंगे, कुछ थाउजेंड पीसेस होंगे, और वो हर एक पीस क्या बन जाएगा, प्लेटलेट, हर एक पीस क्या बन जाएगा, प्लेटलेट। ठीक है, तो प्लेटलेट एक सेल है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सेल तो मेगा कैरियोसाइट है भाई, लॉबुलेटेड न्यूक्लियस है ना। तो आपका कैरियोसाइट, प्लेटलेट्स आपका सेल नहीं है, वो एक मेगा कैरियोसाइट का क्या है, आपका एक टुकड़ा है, एक पीस है, इसलिए उसका न्यूक्लियस नहीं होता है, वो डिवाइड नहीं करते हैं। भाई देखो, अगर मैं बोलूँ ये मेगा कैरियोसाइट है ना, तो यहाँ से ये हिस्सा टूटा, ये हिस्सा टूटा और बन गया प्लेटलेट, छोटा सा हिस्सा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेम एज मेगा कैरियोसाइट, उसी का टुकड़ा है ना एक, ठीक है। तो प्लेटलेट्स कुछ भी नहीं है, लिखा है देखो, प्लेटलेट इज जस्ट पीस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ मेगा कैरियोसाइट और स्मॉल पार्ट ऑफ ए साइटोप्लाज्म। तो अगर मैं बोलूँ कि ये प्लेटलेट है तो इसके पास मेम्ब्रेन किसकी है, मेगा कैरियोसाइट की ही है, और उसके अंदर बचा हुआ कुछ साइटोप्लाज्म, उसका कुछ साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अगर मैं बोन मैरो में देखूंगा तो मुझे प्लेटलेट्स मिलेंगी क्या, नहीं, मुझे मेगा कैरियोसाइट मिलेगी। लेकिन मैं ब्लड में, पेरिफेरल स्मेल ब्लड में देखूंगा, है ना, पेरिफेरल स्मेल बना के, तो मुझे क्या दिखेगा, प्लेटलेट दिखेंगी, ठीक है ना। प्लेटलेट्स मुझे कभी भी वहाँ नहीं दिखेंगी बोन मैरो में, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको किसमें, आरबीसी बनने में क्या बताया था, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, किडनी वगैरह में बनता है, लीवर में बनता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, थ्रोम्बोपोइटिन, है ना, थ्रोम्बोपोइटिन। तो ये आपका हार्मोन है जो कि प्लेटलेट्स को बनाएगा। क्या क्या होगा देखो, जो कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप पता है, आप फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पढ़ते जाओ, आपको लीवर की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लीवर, मतलब बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है, बहुत, मतलब हर जगह लीवर तो घुसा ही पड़ा है, कुछ ना कुछ कर रहा है वो, ठीक है। इंटरल्यूकिन 6 भी आपके थ्रोम्बोपोइटिन को बढ़ाते हैं, और इवेंचुअली थ्रोम्बोपोइटिन आपका प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे इंटरल्यूकिन 6 क्या है, यार आपकी बॉडी में ना कोई इन्फ्लामेशन हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ इस टाइप से, तो ये बढ़ जाते हैं। इंटरल्यूकिन आर नथिंग, एक एपिथेलियम का सेल दूसरे एपिथेलियम सेल से कैसे कनेक्ट करे, तो वो इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशन हुई बॉडी में, कुछ ज़रूरत हुई, है ना, तो आपका ये इंटरल्यूकिन 6 बढ़ जाएंगे, तो ये आपका प्लेटलेट्स बढ़ा देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए प्लेटलेट्स कम हो गई, किसी भी रीजन की वजह से प्लेटलेट्स कम हो गई, तो एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा, वो आपका थ्रोम्बोपोइटिन को बढ़ा देगा और इवेंचुअली प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगी। नेगेटिव फीडबैक है ना, कि वो कम हुआ तो थ्रोम्बोपोइटिन बढ़ा, और क्या हुआ, प्लेटलेट वापस से बैक टू नॉर्मल। लाइफ स्पान देखेंगे 8 से 12 होंगी। बनती कहाँ पे, अभी देखा हमने बोन मैरो में, मरती कहाँ पर है, डिस्ट्रॉय कहाँ पर होती हैं आपकी स्प्लीन में, स्प्लीन के मैक्रोफेजेस में, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेवयार्ड, यार आरबीसी में वही मरती है, ठीक है। चलो आगे देखो। अब आते हैं प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, आराम से लेक्चर देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, डाउट पूछो, समझ में आया तो बता दो, है ना, ये बता दे करो यार, है ना। प्लेटलेट का स्ट्रक्चर देखें तो यार, अगर आप देखो एक मेगा कैरियोसाइट है, उसका टुकड़ा है, तो टुकड़ा कुछ ऐसे टूट गया, ऐसे टुकड़े टूट गए। जनरली उसका बाइकॉन्केव शेप है, कैसी है, बाइकॉन्वेक्स शेप है, कॉन्वेक्स, आरबीसी का उल्टा, ठीक है। अदरवाइज बहुत सी शेप दिखती हैं आपको, स्मॉल डिस्कॉइड शेप, बहुत अलग अलग वेरिएबल शेप होती हैं, बट आप बोल सकते हो कि यार उसकी जनरली शेप बाइकॉन्वेक्स होगी, डिस्कॉइड टाइप होगी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, जिसका क्या होगा, आपका डायमीटर कितना होगा, 1.5 से
3 माइक्रोमीटर, मतलब इतना होगा साइज में, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा प्लेटलेट्स के बारे में बताया मैंने, कुछ बड़ी बात नहीं है ना। अब देखो मैंने एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये आपका एक प्लेटलेट है और बहुत कुछ दिख रहा है वो मत देखो अभी, ठीक है। ये क्या है, बहुत प्लेटलेट है और ये भी एक प्लेटलेट है, ठीक है। लेकिन ये प्लेटलेट रेस्टिंग प्लेटलेट, इनएक्टिव है ना। और जैसे ही एक्टिव होगी तो ये एक सूडोपोडिया बनाएगी, एक प्रोसेस बनाएगी, एक प्रोसेस बना दी, एक प्रोसेस बना दी, उसे हम क्या बोलेंगे, फिलोपोडिया। तो फिलोपोडिया आपका एक प्रोसेस है जब प्लेटलेट्स एक्टिव होती हैं। एक्टिव मतलब क्लॉट बनाना है, इंजरी हो गई, इंजरी कट लग गया, क्लॉट बनाना है, तो यार ये जो फिलोपोडिया हैं ये आके लगेंगे और ब्लड को रोकेंगे, ठीक है, इस तरीके से हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वैसे नहीं होता, लेकिन जब होगा, क्या नाम है, जब आपका वो एक्टिव होगी प्लेटलेट्स तो उस टाइम पे वो देखने में, और यार अभी टच हो जाता है मेरा, रिकॉर्डिंग हो जाती है। एक बार हो चुका है मेरे साथ, बहुत डरता हूँ रिकॉर्डिंग, मतलब मैं पूरा पढ़ा दिया लेक्चर, इतना बड़ा लेक्चर पढ़ा दिया था उस बार, एंड फिर मुझे पता चला मैंने ऑन करना ही भूल गया रिकॉर्डिंग, बहुत बार हो जाता है ऐसा यार, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला आपसे, स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यार ये देखो ना आप, ये क्या है, ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो दोनों में क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है देखते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड एंड लिपिड की बाइलेयर एंड प्रोटीन वगैरह होते हैं, तो लिपिड होते हैं, लिपिड में कौन सा, फॉस्फोलिपिड। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद करो अभी की अभी, एक फैटी एसिड मिलेगा आपको जिसका नाम है आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। आप बोलोगे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, मेरी बात समझ लो। ये आपका सेल है कि मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका एरिकोनोडिक एसिड बाउंड है, ठीक है। जैसी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होती है ना, बॉडी में इन्फ्लामेशन वगैरह होती है, वो इसी वजह से होती है। ये आर्किडोनिक एसिड पहले बाहर निकलेगा ऐसे, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आपका क्या बोलते हैं, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम होता है ना, वो इसको कन्वर्ट कर देगा आपका, यार उसमें कर देता है ना, क्या बोलते हैं हम, आगे प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, इंटरल्यूकिन्स, सेकेंड यार क्या था नाम भूल रहा हूँ मैं, एरिकोनोडिक एसिड, नाम क्यों भूल रहा हूँ मैं, नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल, ये बहुत सिंपल है, दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज बनी है, पता नहीं दिमाग में नहीं आ रहा, बहुत सिंपल है यार, दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, एरिकोनोडिक एसिड, फॉस्फोलाइपेज A2, प्रोस्टाग्लैंडिन, लिकोट्रिन्स बनते हैं, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, आपके इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं, इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, एरिकोनोडिक एसिड एट द एंड ऑफ द डे क्या बना रहे हैं, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहे हैं, और वो आपका इन्फ्लामेशन करते हैं, आपको सूज गया, कुछ हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अभी बताता हूँ यार, पता नहीं यार याद क्यों नहीं आ रहा, और वो भी वीडियो भी बढ़ रही है, ठीक है, अभी बताता हूँ, ओके। तो मैंने क्या बोला आपका, यहाँ पे कवर्ड बाय ग्लाइकोप्रोटीन, रिसेप्टर्स भी होंगे यहाँ पे। मैं रिसेप्टर्स का कोई काम वगैरह अभी नहीं बताने वाला हूँ, मैं पढ़ाऊंगा जब क्या फंक्शन है ढंग से, आप जरूर देखना, हीमोस्टेसिस जरूर देखना, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ रिसेप्टर हैं, रिसेप्टर क्यों का क्या काम सब देखेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन 1B, ग्लाइकोप्रोटीन 2B, 3A, तो 2 रिसेप्टर है हमारे पास, ठीक है। और आप पे कुछ कैल्शियम कैनुलकुलर सिस्टम, मतलब कुछ इन्वेजिनेशन है अंदर की तरफ। अगर देखें डायग्राम में, अगर आपको प्लेटलेट दिख रही हो तो आपको दिख रहा है ये इन्वेजिनेशन, ये दिख रही है आपको, ठीक है, यहाँ पे ये सब, ठीक है। ये सब क्यों, ये सब ना आपको लगेगा प्लेटलेट्स के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में बहुत चीज़ें होती हैं जो कि बाहर निकलनी होती हैं, जो कि बाहर निकलनी होती हैं। तो बाहर कब निकलेंगी, जब प्लेटलेट कॉन्टैक्ट करेगा तो चीज़ें जो अंदर हैं वो बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो इसीलिए कैनिकुलर सिस्टम होता है, कि वो कॉन्टैक्ट कर सके कैल्शियम, है ना। और क्या क्या साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये सी एक्टिन, मायोसिन, थ्रोम्बोसिन, ये सब प्रोटीन है जो कि हेल्प करेंगे वही कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, अभी हम पढ़ेंगे हीमोस्टेसिस, ठीक है, जहाँ पे हम क्या सीखेंगे, है ना, एक सेकेंड, जहाँ पे हम क्या कहाँ गए, हाँ, जहाँ पे हम क्या सीखेंगे हम लोग, आपका लगता है यार नींद लेनी पड़ेगी, हाँ। तो मैंने क्या बोला आपसे, तो ये
कहाँ पे था मैं, एक्टिन मायोसिन और थ्रोम्बोस्टेटिन है जो वो आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज में कराएंगे। जो भी आपका अंदर कंटेंट है साइटोप्लाज्म में, है ना, अभी देखेंगे हम बहुत सारे अगले लेक्चर्स में, वो बाहर निकलना है तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराएं। देखा होगा ना एक्टिन मायोसिन, ये तो नाम ही पता ही होंगे आपको, ठीक है। बाकी आपको आरईआर मिलेगा, गोल्गी एपरेटस मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, बहुत सारे एटीपी वगैरह चाहिए होती है ना। आरईआर को ना यहाँ पे डबल ट्यूब डेंस ट्यूबुलर सिस्टम बोल देते हैं, डेंस ट्यूबुलर सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। बाकी आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, और ग्रेन्यूल्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो है ना, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। अब मैंने बोला प्लेटलेट ग्रेन्यूल्स दो टाइप के होंगे, अल्फा ग्रेन्यूल्स, डेंस ग्रेन्यूल। डायग्राम में है क्या, दिख रहा है आपको, ये वाले डेंस ग्रेन्यूल्स हैं, इनके अंदर बहुत कुछ होगा, और आपके यहाँ पे अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं, हाँ ये रहे अल्फा ग्रेन्यूल्स, ये रहे अल्फा ग्रेन्यूल्स। ये दिख रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, यहीं पे कहीं आप बना दो कुछ भी, ये बन गया गोल्गी एपरेटस, कुछ बना दो आप यहाँ पे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, रफ, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ अल्फा के अंदर क्या क्या है। अल्फा आपका प्रोटीन इन नेचर है और डेंस आपका नॉन प्रोटीन इन नेचर है। क्या क्या होता है, ग्रेन्यूल है ना, कुछ होगा इनके अंदर, क्या क्या होता है सबका फंक्शन हम पढ़ेंगे जब इनका काम आएगा, ठीक है। अभी समझ लो होता है इनके अंदर, ठीक है। फैक्टर नंबर 13, ठीक है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, आपका प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, आपका प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, वॉन विल्ब्रेडिन फैक्टर, फिब्रिनोजन और प्लेटलेट फैक्टर 4, प्लेटलेट फैक्टर 4, कुछ ये चीज़ें हैं अभी रटना पड़ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब इसका फंक्शन देख लोगे ना कि हाँ यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, है ना, इंपॉर्टेंट है कनेक्शन में, ठीक है, तो आपको समझ में आएगी इंपॉर्टेंस। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, एडीपी एंड कैल्शियम वगैरह स्टोर है इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें बाहर निकलेंगी, ये चीज़ें बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो ये बाहर निकल रही है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा प्लेटलेट्स का। कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे कैनिकुलर सिस्टम है, आपके प्रोटीन्स वगैरह हैं। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। चलो आ जाओ, है ना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब 1.5 लाख से कम हो गया। रीज़न क्या क्या हो सकता है, पहला एक चीज़ समझो, जो आपकी स्प्लीन है वो आपके करीब करीब 1/3 प्लेटलेट को स्टोर करती है, प्लेटलेट्स को स्टोर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो स्प्लीन बड़ी हो गई साइज में, यानी कि स्प्लीनोमेगली। अब जब साइज बड़ी हो गई स्प्लीन तो वो ज़्यादा स्टोर करेगी। भैया नॉर्मल कंडीशन में स्प्लीन है वो 1/3 प्लेटलेट स्टोर कर रही है, लेकिन किसी को स्प्लीनोमेगली हो गई, साइज बढ़ गया स्प्लीन का, ठीक है। तो अब क्या होगा, तब आपका यहाँ पे क्या होगा, स्प्लीनोमेगली तब क्या होगा, ज़्यादा स्टोर करेगी भाई, साइज बढ़ा तो 1/3 से ज़्यादा स्टोर करेगी। तो उस, और अगर क्या हो गया, स्प्लीनिक्टोमी हो गई, तो स्प्लीन हट गई, स्प्लीन का साइज घट गया, स्प्लीन को हटा दिया गया, ठीक है। तो अब जो 1/3 जो स्टोर था वो बाहर आ जाएगा, तो प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन में प्लेटलेट आपका स्टोर करता है, सॉरी स्प्लीन आपका स्टोर करता है क्या, प्लेटलेट्स 1/3, ठीक है। बट अगर दो केस हो सकते हैं, स्प्लीन बढ़ गई तो ज़्यादा स्टोर करेगी, जब ज़्यादा स्टोर करेगी तो आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टोर कर रही है, तो ब्लड में आपको कम मिलेंगी प्लेटलेट्स। लेकिन अगर साइज क्या होगा, स्प्लीनिक्टोमी हो गई, तो आ क्या होगा, आपको जो 1/3 स्टोर था वो भी ब्लड में आ गया, वो भी ब्लड में आ गया, तो क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा, 4 लाख से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बाकी यार एक्यूट इन्फेक्शन सुना होगा, डेंगू वगैरह में कम हो जाते हैं ना प्लेटलेट्स वगैरह। ए प्लास्टिक एनीमिया तो यार बोन मैरो को दिक्कत है ना, वहाँ पे सब कुछ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब कम हो जाता है, ठीक है। ल्यूकीमिया यार ब्लड कैंसर एक तरीके इसमें भी कम हो जाएगा। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब के अपने मैकेनिज्म होते हैं, इन सब में आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कम हो जाता है, ठीक है। बाकी आपका हीमोरेज, ब्लड लॉस हो रहा है, बार बार क्लॉट बन रहा है, तो प्लेटलेट बढ़ जाती है यार। हीमोरेज हो रहा है किसी को, ब्लड लॉस हो रहा है किस तरीके से, तो क्या हो रहा है, बार बार क्लॉट बन रहा है, है ना, एलर्जी में, सर्जिकल ऑपरेशन में, ट्रॉमा, रूमेटिक फीवर, कुछ है यहाँ पे आपको इसमें याद रखने हैं क्या, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो गया, इन रीजन में बढ़ जाता है। याद करने वाला एक ही ये याद कर लो अभी के लिए, समझ लो, बाकी आप इंडिविजुअली जब पढ़ोगे ना तो बहुत समझोगे अच्छे तरीके से। बाकी ये प्लास्टिक एनीमिया समझ में हमको आ ही रहा है यार, है ना, ये भी समझ में हमको आ रहा है, ये भी समझ में हमको आ रहा है। बाकी इंडिविजुअली पढ़ोगे चीज़ों को, बीमारियों को, तो आपको समझ में आएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ इट इज़ वर्क, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को समझ में आ गया, मैंने समझा दिया आप लोगों को इसके बारे में, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सब हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत
सब पढ़ा दिया ना। पता नहीं आज मेरा क्या हो गया आज मेरे को, आज हाँ नींद लेनी पड़ेगी, ठीक है। पता नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और मेरा दिमाग शांति नहीं हो रहा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमने ख़त्म किया। आई होप समझ में आया हो, नहीं आया होगा फिर से रिकॉर्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओगे, लेकिन आप लोग मुझे बताओगे कि समझ में नहीं आया, समझ में आ गया, प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। लेक्चर्स कर लो यूनिवर्सिटी में ना, इससे बाहर नहीं जाने वाला कुछ, मैं सारा कवर कर दूंगा, जितना भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है आपके सब कवर कर दूंगा इसके अंदर कि हाँ ये चीज़ है। बस मुझे समय दो थोड़ा सा, अभी चैनल नया है, नया क्या बोलूँ, 8-6 महीने, जनवरी से मान लो, जनवरी 2023 से 24 से, सॉरी अभी इसी साल से, है ना, 8 महीने मान लो, 8-9 महीने, बस इतना ही नया है, ठीक है। इसमें बायोकेमिस्ट्री खत्म हो गई, फिजियोलॉजी भी चल रही है। हाँ तो यार एक चीज़ देख लो यार, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई थी यहाँ पे। मैंने क्या बोला था आपसे कि ये प्लेटलेट है या कोई भी एक सेल मान लो बॉडी का, ठीक है, वहाँ पे इसके पास यहाँ पे एरिथ्रोपोइएटिस बाउंड है, इसको निकालने में ये फ्री हो गया एरिथ्रोपोइएटिक एसिड, इसमें होता है फॉस्फोलाइपेज A2, है ना। और फिर ये बनाता है दो चीज़, एंजाइम्स होते हैं अपने अपने, ये नहीं बता रहा, बस सुनो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और क्या होता है ल्यूकोट्रेंस। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन, पैथोलॉजी मतलब फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है, अलॉन्ग विद आपका इन्फ्लामेशन इसकी वजह से होता है, पेन इसकी वजह से होता है, फीवर इसकी वजह से होता है, बाकी बहुत सारे अच्छे काम, ये भी अच्छे हैं, बहुत सारे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन पता क्या हो गई थी, ये एरिथ्रोपोइएटिक एसिड को मैंने पहले निकाल लिया, फिर कुछ ये होता ही नहीं है कुछ, तो याद कैसे आए वो सोचूं यार, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये एरिथ्रोपोइएटिक एसिड आपका यहाँ पर है, बाउंड है, इसको बाहर निकालने में क्या होता है आपका फॉस्फोलाइपेज A2 निकलता है, और फिर ये कन्वर्ट होता है ल्यूकोट्रेंस में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, ठीक है। एंजाइम्स होते हैं अपने अपने, अभी बस मैं लिख रहा हूँ, बाकी इन फ्यूचर पढ़ेंगे इसको कभी ना कभी, वक्त नहीं होता ना, हर चीज़ की टाइमिंग होती है, ऐसा थोड़ा ना कुछ भी पढ़ा दो कभी, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, आई होप। पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है, चैप्टर क्या, प्लेटलेट फिजियोलॉजी जो भी थोड़ा बहुत था स्टार्टिंग वाला, स्ट्रक्चर फंक्शन, ठीक है। तो पढ़ाई करो यार, मैं चला सोने यार, मुझे लगता है सर दर्द हो रहा है मेरा, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।